कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 39वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो चलिए अब हम अपना कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 39वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेते हैं। झुकेगा नहीं पुष्पा। तो देखिए मैंने अपना चैनल पे एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को 5:30 बजे आ रहा है, जिसका नाम ही है झुकेगा नहीं। और ये प्रोग्राम स्टार्ट करने का उद्देश्य ये है कि ऐसे लोग जिनके ऊपर भी झूठा मैट्रिमोनियल मामला दर्ज हो गया था और वो मामला सिर्फ उन्हें झुकाने के लिए किया गया था, लेकिन उस मामले से डरकर वो लोग झुके नहीं, उसका डटकर सामना किए, मुसीबतों से लड़े, उन्हीं की सक्सेसफुल स्टोरी हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिल सके, साथ ही साथ नॉलेज भी मिल सके। तो बिल्कुल आप लोग मत झुकिएगा, डट कर सामना करिएगा। और जो ये मेरा प्रोग्राम रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को आ रहा है 5:30 बजे शाम को, उसे जरूर देखा करिएगा। उससे आपको अच्छी जानकारी भी मिला करेगी और मोटिवेशन भी मिला करेगा। अब हम यहाँ पे अगला कमेंट लेते हैं। सर, मुस्लिम में केस के चलने के दूसरी शादी कर सकते हैं क्या? तो देखिए, एक मुस्लिम पुरुष एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है। इसके लिए उसके ऊपर बाइगेमी का केस तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, यदि शादी हुई है मुस्लिम पुरुष की और ऐसे में वो अपनी पहली पत्नी को बिना डिवोर्स दिए ही दूसरी पत्नी रख लेता है, तो ये पहली पत्नी के साथ क्रूएल्टी मानी जाएगी। और इसके लिए जो पहली पत्नी है, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत केस दर्ज करा सकती है और पति को सजा भी करा सकती है, क्योंकि पति ने मेंटली क्रूएल्टी पत्नी के साथ की है। कोर्ट भी इस चीज को मेंटली क्रूएल्टी ही मानेगा, क्योंकि इसका लेटेस्ट जजमेंट अभी आया है और मैंने अपने चैनल पे इस पे वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो को आप देखिएगा। तो एक मुस्लिम पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है, बाइगेमी नहीं होगा, लेकिन ये पहली पत्नी के साथ या क्रूएल्टी मानी जाएगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। वाइफ ने 498 ADV 125 किया है। वुमन सेल में उसने स्टेटमेंट दिया है कि वो सब भूलकर साथ रहना चाहती है। तो क्या ये 498A में कंट्राडिक्ट नहीं हुआ? क्या इस ग्राउंड पर 482 CRPC में जाने पर 498A क्वेस कराया जा सकता है? क्या ये विरोधाभास 498A में क्वेस का ग्राउंड बन सकता है क्या? तो देखिए, पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। बाकी जो पत्नी ने वुमन सेल में अपना स्टेटमेंट दिया है और कोर्ट में जो भी चीज़ें बोली है उसमें वो विरोधाभास नहीं माना जाएगा। आप जो आधार बता रहे हैं वो कंट्राडिक्ट आधार नहीं है और इसके आधार पे 498 का आप क्वेस नहीं करा सकते। 482 में जाने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका समय, पैसा और मेहनत बर्बाद चला जाएगा। किसी और आधार को देखिए, कुछ और आप देखिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। नहीं सर, इनके कहने का मतलब ये है कि कल मेरे ऊपर एक कमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि मैं सिर्फ पुरुषों के लिए वीडियो बनाता हूं, पति के पक्ष में चीज़ों को बताता हूं। तो वही इन्होंने जवाब दिया है। नहीं सर, नेहा निक्की जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। तो देखिए, मैं जो भी जानकारी देता हूँ पति पत्नी दोनों के लिए देता हूँ, दोनों के लिए वो जानकारी यूजफुल होगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक पक्ष के लिए कुछ बताता हूँ। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, एडवोकेट को सही से गाइड करना चाहिए वाइफ को कि ना डाले झूठे केस, घर ना टूटने की सलाह भी देनी चाहिए, पर होता उल्टा है। हाँ जी, बिल्कुल सभी लोगों को यही प्रयास करना चाहिए कि घर ना टूटे, समझा बुझा के और घर बसाने का प्रयास करना चाहिए। किसी को भी किसी का घर तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग घर तोड़ते हैं वो सबसे बड़ा पाप करते हैं और किसी का भी बसा बसाया घर तोड़ना ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। प्रयास यही करना चाहिए कि मेरे वजह से 2-4 घर बस जाए, लेकिन टूटे एक भी ना। वाइफ हस्बैंड के बीच जो भी लोग झगड़ा लगाते हैं, घर तुड़वाते हैं, वो सबसे बड़ा पाप करते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। पत्नी ने सेक्शन 9 का काउंटर केस में अगर 498A या 125 कर दिया तो अब कर दिया तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई प्रोविजन है कि आपने सेक्शन 9 डाल दिया तो पत्नी केस ही नहीं कर पाएगी। अगर आपने सेक्शन 9 किया है, आपने पत्नी के ऊपर मुकदमा लगाया है, तो पत्नी के पास भी ये अधिकार है कि वो भी 498A 125 लगा सकती है। अगर पत्नी लगा देती है तो आप लड़िए, उस केस में अपना डिफेंड करिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं।
सर, अगर पुलिस किसी केस में चार्जशीट लगा दे लेकिन कोर्ट अभी संज्ञान नहीं लिया हो, तब तक पुलिस को कोई पुख्ता सबूत मिल जाए तो क्या वह चार्जशीट वापस लेकर फिर से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? तो देखिए, चार्जशीट लग गया है और ऐसे में पुलिस को कोई पुख्ता सबूत मिल जाता है तो ऐसे में पुलिस को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का उचित आधार बनाना पड़ता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट आदेश कर देते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, फिर पुलिस जो होती है इन्वेस्टिगेशन करती है और जो भी सबूत उसे मिला होता है वो लाके कोर्ट में लगाती है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश कराना पड़ता है पुलिस को भी चार्जशीट लगाने के बाद दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इस स्थिति में जैसा आपने बताया, अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सेक्शन 9 के बेस में डिवोर्स में कितना टाइम लग जाता है? तो देखिए, सेक्शन 9 के बेस पे डिवोर्स लेने में लगभग मान के चलिए कि 2 से 3 साल का समय लग जाता है, इससे कम समय नहीं लगना है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, यदि वाइफ ने केवल 498A केस किया हो तो क्या हस्बैंड अब सेक्शन 9 कर सकता है, जिससे यदि वाइफ आगे कोई केस करे तो सेक्शन 9 वाली केस में से कोई मदद मिल सकती है, लेकिन वाइफ को घर लाना नहीं है, केवल कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए कर सकते हैं अब सेक्शन 9 का केस? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जब चाहे तब पति को पास पावर होता है, अधिकार होता है कि वो सेक्शन 9 का केस लगा सकता है। आप लगा सकते हैं। सेक्शन 9 का केस लगा देने से आपका थोड़ा बहुत पक्ष मजबूत हो जाएगा। पत्नी को बताना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं आपके साथ रहना चाहती है, तो पत्नी के लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सेक्शन 9 किया और उसमें आपकी वाइफ कह देती है कि मुझे अपने पति के साथ जाना है, रहना है, तो ऐसे में तो आपकी पत्नी आपके साथ चली आएगी और आप खुद कह रहे हैं कि मुझे उनको रखना नहीं है, तो ऐसे में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अब आप सोच समझ लीजिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाकी सेक्शन 9 लगाने से आपका पक्ष मजबूत हो सकता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। कोर्ट बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, 6 महीने की तारीख देता है। हाँ, बिल्कुल ये सच है कि कोर्ट थोड़ा धीरे धीरे काम करता है। अब क्या किया जाए, कोर्ट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। 1-2 मुकदमे थोड़ी ना होते हैं, प्रतिदिन एक कोर्ट में मान के चलिए 300 से 400 मुकदमे लग जाते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति कैसे उन सारे मुकदमों को देख सकता है, तो इसी वजह से थोड़ा लेट होता है। अब क्या किया जा सकता है उसके लिए? बाकी 6 महीने का डेट नहीं लगता है किसी मुकदमे में। किसी भी मुकदमे में आप मान के चल सकते हैं कि 40 से 50 दिनों के लगभग का अभी डेट लग रहे हैं कोरोना काल में। बाकी जब सब कुछ सही चल रहा था तो और कम दिनों का डेट लगता था। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, तलबी बहस में क्या वकील साहब से ही हो जाएगा या उस टाइम केस करने वाला व्यक्ति की उपस्थिति जरूरी है? तो हाँ, बिल्कुल, जब तलबी बहस होती है तो उस समय जो केस किया होता है उसकी भी उपस्थिति जरूरी होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो केस किया होता है, उससे भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस समय इस वजह से जब तलबी बहस होती है तो उस समय जो केस किया होता है वकील साहब के साथ साथ उसकी भी उपस्थिति जरूरी होती है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। 13B करूँ सर, सेक्शन 9 किया मैं, वो नहीं आती डेट पर। तो देखिए, 13B तब किया जाता है जब म्यूचुअल कंसेंट लेना होता है, तो ऐसे में वो कैसे आप कर सकते हैं? बाकी सेक्शन 9 में वो डेट पर नहीं आ रही है तो उसे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कराइए, एक्स पार्टी डिग्री लेने का प्रयास कीजिए। अगला कमेंट लेते हैं। 494 IPC के बाद पति पत्नी साथ रह सकते हैं क्या, या हम दोनों साथ रह सकते हैं क्या? मुझे मेरी पत्नी को साथ रखना है, क्या करूं, प्लीज हेल्प मी सर। तो देखिए, 494 अगर आप लगा रहे हैं इसका मतलब आपकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है, तभी तो आप लगाने की सोच रहे हैं। तो जब आपकी वाइफ दूसरे के साथ रह रही है, किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है, तो वो क्यों आपके साथ आके रहेगी? ये सोचने वाली बात है। बाकी आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कुछ निष्कर्ष ही नहीं निकल पाता है, सही से मैं जवाब ही नहीं दे पाता हूँ। तो क्वेश्चन स्पष्ट रूप से पूछिए। अच्छा होगा कि आप एक बार मुझसे कॉल पे बात कर ले, अपॉइंटमेंट लेके। मैं सारी चीज़ें आपकी समझ के और डिटेल में आपको जवाब दे दूंगा। ऐसे आप कमेंट करेंगे आधे अधूरे तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, मैं सही गाइड आपको नहीं कर पाऊंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। इस कमेंट का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं, आप स्टार्टिंग का वीडियो देखिए। अब हम अपने अगले कमेंट को देखते हैं। सर, जजमेंट भी तो अपलोड कर दिया, आधा ही क्यों बताते हैं कि हम लोग भी देखें? देखिए, कोई भी मैं वीडियो जब डालता हूं जिसमें मैं जजमेंट बताया होता हूं, तो अब मैं जजमेंट को स्क्रीन के ऊपर तो नहीं दिखा सकता हूं। जजमेंट को देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे जजमेंट का लिंक दे देता हूं, आप वहां से जाके जजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपको कोई भी जजमेंट देखना हो तो स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन आप लोग देखा करिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा।
अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरा दोस्त का बीवी, उसके घर मेरे दोस्त उसके पत्नी पे डिवोर्स केस करा है क्रुएल्टी और एडल्ट्री पे। उसके बाद उसके बीवी ने 4 फेक केस करी है, उसमें ऑलरेडी एक बी रिपोर्ट मिला है। 498A 125 DB एक्ट और मेंटेनेंस केस चल रहा है, उसको डिवोर्स मिलेगा। तो देखिए, आपके जो दोस्त है उन्होंने क्रुएल्टी और एडल्ट्री के ग्राउंड पे जो डिवोर्स केस किया है, अगर इन दोनों चीज़ों को वो साबित कर देते हैं या किसी एक ही चीज़ को साबित कर देते हैं तो डिवोर्स मिलेगा, नहीं कर पाते हैं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि जो केस आप करते हैं वो सबूतों के आधार पे चलता है। सबूत ये चीज़ साबित करेंगे जो आप कह रहे हैं सही है तो आप जीत जाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो हार जाएंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। केस नंबर बताइए। तो देखिए, जो मेरा ये प्रोग्राम आ रहा है झुकेगा नहीं, उसमें लोग हमें पर्सनल अपनी स्टोरी लिख के भेजते हैं, तो इसकी वजह से नाम, केस नंबर, ये सारी चीज़ें हम किसी का आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक ऐसी स्टोरी हम बताएंगे जिससे आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, साथ ही साथ मोटिवेशन भी मिलेगा। तो केस नंबर इसमें हम आपको नहीं बता सकते हैं, नाम, पता, ये सारी चीज़ें नहीं बता सकती हैं। सिर्फ आपको एक अच्छी से अच्छी और मोटिवेशन देने वाली स्टोरी बता सकती हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। ग्रेट प्रोग्राम सर, थैंक यू। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, पति हो या पत्नी झूठा केस करता है तो उसको हमेशा झुकना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, जो भी झूठा केस करेगा झुकना उसी को पड़ता है, लेकिन तब झुकना पड़ता है जब जिसके ऊपर केस किया गया हो वो झुकाने का क्षमता रखता हो, लड़ने का क्षमता रखता हो। ऐसे झूठे केस से कुछ लोग होते हैं जो डर कर खुद झुक जाते हैं, तो आपको नहीं झुकना है, सामने वाले को ही झुकाना है जिसने झूठा केस किया है। झुकेंगे नहीं, बिल्कुल झुकिएगा मत, एकदम लड़िएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। मेरी पत्नी ने रुपयों के लिए झूठा केस किया है, क्या करूं? तो देखिए, उस केस में आप डिफेंड करिए, केस को अच्छी से लड़िए, जो भी पत्नी ने आरोप लगाए हैं उसे झूठा साबित करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, उसके बाद अब हम अपना अगला कमेंट लेते हैं। तो देखिए कुलदीप जी, मैं आपके कई कमेंट का जवाब अभी पहले ही दे चुका हूं, आप बहुत सारे कमेंट किए हैं, तो प्लीज़ इतने ज़्यादा कमेंट ना किया करिए। मैं यही कहता हूँ कि एक से ज़्यादा कमेंट आप लोग एक प्रोग्राम में ना किया कीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप मुझसे कॉल पे बात कर ले, अपॉइंटमेंट लेके जो भी आपकी समस्या है मैं सुन के और उसका अच्छा से अच्छा समाधान बताने का आपको प्रयास करूंगा। तो प्लीज़ आप एक से ज़्यादा कमेंट ना किया करिए, मेरे पास भी समय का अभाव रहता है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत रहती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लंबे कमेंट नहीं लूँगा और एक से ज़्यादा कमेंट नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे भी अपना समय बचाना होता है, मुझे भी सुबह बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी तक जो भी कमेंट आए थे उसका मैंने जवाब दे दिया है, तो आशा कर रहा हूँ आपके सवालों का आपको जवाब मिल चुका होगा और इस प्रोग्राम के जरिए आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो वो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।